हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो सामान्य विज्ञान की जो 3000 एमसीक्यूज की सीरीज है, इसका रिवीजन एक्सप्रेस चल रहा था और आज इसका 13वां पार्ट है। 12 पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हो। बाकी इंट्रोडक्शन हम लोग करते आ रहे हैं हर एक वीडियो में। तो चलिए फिर सीधे हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 410 क्वेश्चन कर लिए थे, 411वें क्वेश्चन से हमको आगे बढ़ना है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज हार्मफुल रेडिएशन इमिटेड बाय द सन। सो इनमें से कौन सा हार्मफुल रेडिएशन है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित होता है? तो ये आपको पता होगा कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये हार्मफुल रेडिएशन सूर्य द्वारा उत्सर्जित होती हैं और ये इतनी हार्मफुल होती हैं कि इससे स्किन कैंसर तक हो जाता है। तो इसी से बचने के लिए हमारे वायुमंडल में एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर, है कि नहीं? तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेज। ये हार्मफुल रेडिएशन सूर्य द्वारा उत्सर्जित होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गामा रेज, अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड रेज में किसका वेवलेंथ अधिक है, या फिर और सारे जो रेज होते हैं, जो स्पेक्ट्रम होती हैं, उनमें से किसका वेवलेंथ ज्यादा है और किसका कम है। उस वेवलेंथ को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाइए या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो आपको याद तो होता है लेकिन आप भूल जाते हो, मुझे पता है आप भूल जाओगे। तो इस वजह से मैंने एक बेतुका सा ट्रिक बनाया है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा, बट आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो। जैसे जो रेडियो वेव है, उसका जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है, आप देख भी सकते हो। जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस, जहां पर एक वेव अपने आप को रिपीट करने लगती है। ये डिस्कशन हमने किया था पिछले लेक्चर्स में। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है ये कितना ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप गामा रेज की तरफ बढ़ रहे हो, ये जो डिस्टेंस है, ये जो वेवलेंथ है, वो कितना कम हो गया। तो रेडियो वेव का ज्यादा होता है और गामा रेज का जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है। कैसे इसको याद रखें? तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा, रियली मॉम आई लव यू एक्स गर्लफ्रेंड। ठीक है, रियली मॉम आई लव यू एक्स गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पर रियली से रेडियो है, मॉम से माइक्रोवेव है, आई से इंफ्रारेड है, लव में वी आपको लेना है, वी से विजिबल है, और यू से अल्ट्रावायलेट, और एक्स से एक्स रेज, और गर्लफ्रेंड से गामा रेज। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। कैसे आप याद रख पाओगे? देखिए, रियली मॉम पहले आ रहा है, तो आप मॉम से ज्यादा प्यार करते हो, गर्लफ्रेंड से नहीं। ठीक है, गर्लफ्रेंड को कम भाव देना है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। गर्लफ्रेंड का जो लेमडा है वो कम है, और यहाँ मॉम से आप शुरू हो रहे हो, तो मॉम को आपको ज्यादा प्यार देना है, तो ये ज्यादा होगा इसका जो वेवलेंथ है। तो रेडियो वेव से आप शुरू कर रहे हो तो वेवलेंथ ज्यादा है, और जैसे जैसे आप गामा रेज की तरफ जा रहे हो वेवलेंथ घटता जा रहा है। तो अब से आपको अगर ये बनाने को आएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ को, तो अब आप बना पाओगे अगर आपको ये ट्रिक याद होगा तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अदरवाइज आप अगर याद रख पाते हो तो कोई बात ही नहीं है। आगे है कि द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन। तो एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है? तो देखिए, जो प्लांट किंगडम होता है, टोटल 5 इसके पार्ट होते हैं। एक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो मात्र एक एंजियोस्पर्म ऐसा है जो फ्लावरी प्लांट होता है, जो फूल देता है, जिसमें फूल लगते हैं। और इसमें भी पूछा है कि आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, प्रजनन वाला भाग होता है, वो कौन सा होता है? तो जो फूल होता है, जो पुष्प होता है, यही इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट एंजियोस्पर्म का फ्लावर ही होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका क्या नाम होता है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका क्या नाम होता है? तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का आप नाम याद रखिएगा, स्टेमेन। और ये आपको दिख रहा है स्टेमेन वाला पार्ट। ठीक है, ये। और इसमें भी जो स्टेमेन है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है जो आपको ये दिख रहा है, और एक फिलामेंट होता है। ठीक है, ये फिलामेंट है। और जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको हम कार्पल कहते हैं। और इसके भी 3 पार्ट, एक आपका ये स्टिग्मा वाला पार्ट, और ये आपका स्टाइल वाला पार्ट, और ये आपका ओवरी वाला पार्ट। तो ये याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कार्पल और स्टेमन, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था एंजियोस्पर्म का, वो फ्लावर ही है जो आपको फूल दिख रहा है। ठीक है, इसमें आपके मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद हैं। आगे है कि डैश एंजाइम इज सिक्रेटेड फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम सिक्रेट होता है? तो इससे अमाइलेज सिक्रेट होता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, और ये जो ट्रिप्सिन है, ये जो लाइपेज है, ये किससे सिक्रेट होता है? तो ये पैनक्रियाज से सिक्रेट होते हैं, पैनक्रियाज। और ये जो पेप्सिन है, ये हमारे स्टमक वॉल में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इनसे सिक्रेट होता है पेप्सिन। यानी ये स्टमक में स्रावित होने वाला एंजाइम है। और ये पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में स्रावित होने वाले एंजाइम्स है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इवन पैनक्रियाज में, हमारा पैनक्रियाज में भी एमाइलेज जो होता है वो सिक्रेट होता है। लेकिन यहाँ वाला जो एमाइलेज होता है, इसको हम लोग पैनक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, पैनक्रियाटिक। और यहाँ पर जो एमाइलेज सिक्रेट होता है, इसको हम लोग सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, यानी लार ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, लार ग्रंथि से जो एंजाइम स्रावित होता है उसको हम लोग सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, लार वाला एंजाइम कहते हैं। और ये हमारे बकल कैविटी में होता है, मुख गुहा में होता है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पर।
आगे है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम इन 21 ग्राम ऑफ MgCO3 विल बी डैश। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि बोर्ड वालों ने कितनी बड़ी गलती करी है और काफी सारे क्वेश्चंस गलत दिए गए हैं जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए थे क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप निकालने जाओगे तो इसमें से कोई भी नहीं आएगा। वो आंसर एटलीस्ट 10⁻23 या इसी के आसपास होना चाहिए था, जो कि कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि हमको नंबर मॉलिक्यूल्स बताना है मैग्नीशियम के कितने प्रेजेंट है इतने ग्राम में। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए था कि हमको बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड MgCO3 इन ये 21 ग्राम ऑफ MgCO3। ये मैं जानबूझकर ये क्वेश्चन ऐसे लिया था ताकि मैं बता सकूं कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे होता तब इसका आंसर आता। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ जो मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ एलिमेंट, या फिर अगर कंपाउंड दिया है तो वेट ऑफ कंपाउंड आप लिख लो। ठीक है, वेट ऑफ कंपाउंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इससे। तो वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन एटॉमिक मास आप लिख लो नीचे। ठीक है, एटॉमिक मास। तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो ये बता देगा कि कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो वेट हमारा दिया हुआ है कितना है 21 ग्राम। ठीक है, 21 ग्राम MgCO3 में एटॉमिक मास कितना है इस कंपाउंड का MgCO3 का, तो आप निकाल लो। Mg का हमको पता है जो एटॉमिक मास होता है वो 24 होता है, और C कार्बन का कितना होता है 12, और O यानी ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 3 यहाँ पर है तो टोटल 48 हो जाएगा। 3 एटम है ऑक्सीजन के। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो 48 12 60 20 80 4 84 हो जाएगा यहाँ पर। और जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/4 यानी 0.25 इतने मोल्स प्रेजेंट हैं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा अगर ये पूछा होता नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन यहाँ पे तो ये मॉलिक्यूल्स ही पूछ लिया है तो ये गलत क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स पूछा होता तो आपका आंसर सही आता। तो मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिखा दिया है, आप इसको देख लीजिएगा और ये फार्मूला आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे है कि द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो ऑफ डैश इज कॉल्ड एक्वारेजिया। तो ये जो एक्वारेजिया है, एक्वारेजिया, इसमें कंसंट्रेटेड जो नाइट्रिक एसिड है यानी HNO3 और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ये किस रेशियो में मिक्स होते हैं, तो ये मिक्स होते हैं 1:3 के रेशियो में। राइट, सो डी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। और ये जो एक्वारेजिया होता है इसी को हम लोग कहते हैं रॉयल वाटर। अगर आपसे कोई पूछे रॉयल वाटर किसे कहते हैं तो आपको बताना होगा एक्वारेजिया को कहते हैं। और इसमें जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और HCl होते हैं ये 1:3 के रेशियो में मिक्स होते हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप इसको याद करके गए हो 1:3, लेकिन आपसे एग्जाम में उल्टा कर दिया, कंसंट्रेटेड HCl बोल दिया और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐसे बोल दिया, तो आपको तो यही याद होगा, एग्जाम में यही टिक करके चले जाओगे, गलत हो जाएगा। तो इसको आप कैसे याद रख पाओगे, तो इसके लिए आप क्या करो कि सिंपली इसको बना लो कि जिसके में 3 है जिसमें 3 है, ठीक है, लास्ट में 3 लिखा है वो 1 पार्ट है, और जिसमें 3 नहीं लिखा है वो 3 पार्ट है। ठीक है, तो जिसमें 3 लिखा है वो 1 पार्ट है, जिसमें नहीं लिखा है वो 3 है। ऐसे अगर आप याद रखोगे तो इनका अगर क्रम उल्टा भी करता है तो आप सही टिक करके आओगे एग्जाम में। राइट, आगे है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का हमको सिंपली मॉलिक्यूलर मास चाहिए। देखिए यहाँ पर .10H2O भी होता है जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, लेकिन ये आपको नहीं लेना है, आपको सिंपली बताना है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो सोडियम का 23 होता है, 2 एटम है, कार्बन का 12 होता है, 1 ही एटम है, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है और 3 एटम है, तो ये आपका 46 हो गया, ये 12 हो गया और ये 48 हो गया। 48 12 60, 60 और 40 100 और 6 106। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इनमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि स्कैडियम इज द लाइटेस्ट मेटल। जो स्कैडियम है वो सबसे हल्का मेटल है, नहीं, जो हेलियम होता है वो सबसे हल्का मेटल होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। आगे हेलियम हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल। हेलियम का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, ये हमारा सही है, क्योंकि हेलियम जो होता है हमारा, इसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है पीरियोडिक टेबल में, और इसके आउटर मोस्ट में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोचिए ये नाभिक के कितने करीब है जो न्यूक्लियस है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी बहुत तगड़ा होगा, बहुत ज्यादा तेजी से इसको अट्रैक्ट किया होगा। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कहेंगे कि भैया हमको घूमने फिरने दीजिए, हम भी चाहते हैं, हम भी घूमे फिरे। इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि फ्री हो, लेकिन इनको फ्री करने में बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं। तो जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है उतना ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। इस वजह से यहाँ पर जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो हीलियम का ज्यादा है, तो ये सही है और यही हमसे पूछा था, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे की कॉपर, गोल्ड और आर्सेनिक, ये क्वाइनेज मेटल है, यानी मुद्रा धातु है, जैसे मुद्रा बनाई जाती है, सिक्के बनाए जाते हैं, क्वाइंस, तो ये गलत है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, गोल्ड ये होते हैं जो क्वाइनेज मेटल होते हैं, आर्सेनिक यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये तो दोनों ठीक थे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसको आप याद रख सकते हो, क्यों आगे आऊं, ठीक है, ये हमारे होते हैं कॉपर, गोल्ड
और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो कि क्वाइनेज मेटल होते हैं। क्यों आगे आऊं, आगे है कि स्कैडियम, फ्रांसियम और पारा, गैलियम, ब्रोमीन ये लिक्विड एलिमेंट है। ये आपका जो पारा है एकमात्र मेटल जो लिक्विड एलिमेंट है, और ब्रोमीन एकमात्र नॉन मेटल जो लिक्विड एलिमेंट है। केवल यही दो इसमें लिक्विड है, बाकी सब नहीं है। तो ये भी हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम इन प्लांट्स। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फ्लोएम, अगर आप इसको हिंदी में लिखो तो फ से फ्लोएम और फ से फूड, यानी ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम पौधों में। और जाइलम हिंदी में आप लिखो जाइलम, ठीक है। ज से जाइलम और ज से जल, तो जल यानी कि वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है उसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। तो सॉरी जाइलम कहते हैं। तो फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन, जाइलम जल का ट्रांसपोर्टेशन। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमसे फ्लोएम पूछा है ना कि पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है, तो फ्लो ऑफ फूड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है डैश इज डायरेक्टली डैश इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव इन नेचर। तो इनमें से कौन इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है। जो मेटल्स होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेचर में, जबकि जो हमारा नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता रखते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दान करते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो गेन करेंगे, ये गेन करने की क्षमता रखते हैं नॉन मेटल्स, इस वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो मेटलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो 7 टोटल मेटलॉइड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये भी एक वाहियात सा ट्रिक है कि बोल दो जरा सिमरन, बोल दो जरा सिमरन, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या सब तेरा, ठीक है, सब तेरा पूजा। ये बोल दो जरा सिमरन ऐश्वर्या सब, यहाँ सिमरन से कर लो, बोल दो जरा सिमरन से ऐश्वर्या सब तेरा पूजा। 3 तो लड़कियों के ही नाम हो गए, ठीक है। बोल दो यानी कि आपका यहाँ पर बोरान हो गया, जरा यानी कि आपका जर्मेनियम हो गया, सिमरन यानी कि सिलिकन हो गया, ऐश्वर्या यानी कि आपका एएस आर्सेनिक हो गया, और सब यानी कि एसबी एंटीमनी हो गया, तेरा का टीई यानी कि ये आपका क्या हो गया टेल्यूरियम, और पीजा का पूजा का यहाँ पर क्या हो जाएगा पीओ यानी पोलिनियम। तो बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकन, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम और पोलिनियम, ये 7 आपके क्या है नॉन मेटलॉइड्स हैं, या इन्हीं को सेमी मेटल भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, इनको उप धातुएं कहते हैं या अर्ध धातुएं कहते हैं। तो आई होप कि अब ये भी आपको याद रहेगा, ठीक है। काफी सारा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आपको अब याद हो गए होंगे। आगे है कि डैश इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द सन्स एटमॉस्फेयर। तो डैश सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन है, तो वो है आपका हाइड्रोजन। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। और वहीं पर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, हीलियम। तो ये दोनों आपको याद रखना है, दोनों पूछा जाता है कि सूर्य के वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, और वहीं पर दूसरे नंबर पर हीलियम पाया जाता है। अगर आपसे पूछे अर्थ के क्रस्ट में यानी पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट, तो आपको पता होगा ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और उसके बाद सिलिकन, उसके बाद आप याद रखना एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन आपका क्या हो गया नॉन मेटल, जबकि सिलिकन क्या है आपका ये मेटलॉइड है, ठीक है। और वहीं पर जो एल्यूमिनियम है ये मेटल है। तो अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी या क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला मेटल कौन है, तो आप क्या बताओगे एल्यूमिनियम। और नॉन मेटल पूछे तो ऑक्सीजन आपको पता ही है, और मेटलॉइड पूछे तो सिलिकन, राइट। आगे है मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू। तो ये महा इजी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होंगे या कठिन होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपने अभी तक देखे जो इजी ही हैं। तो ये उसमें से महा इजी क्वेश्चन है। फोर्स हमारा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। प्रेशर हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया, मोमेंटम हमारा होता है E इज इक्वल्स टू mv, मास इनटू वेलोसिटी, और वर्क हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि कैटलिस्ट्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच। तो कैटलिस्ट किन्हें हम कहते हैं, कौन से पदार्थ को। तो कैटलिस्ट वो होते हैं जैसे अगर कोई रिएक्शन हो रहा है A+B और उससे एक प्रोडक्ट बन रहा है C, लेकिन ये रिएक्शन बहुत स्लो चल रहा है, तो इसके लिए हम एक कैटलिस्ट इसमें छोड़ देते हैं, जिससे कि ये जो रिएक्शन का रेट है वो बढ़ जाए और ये फास्ट हो जाए। लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, अब ऐसा नहीं है कि ये जो कैटलिस्ट है इसके साथ चला जाएगा, ये फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट ही रहता है अकेला। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेक द रिएक्शन फास्टर, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है कि डैश रिंग्स आर प्रेजेंट इन द नेक। तो हमारे गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं, वो किस चीज के बने होते हैं, ऐसा पूछा है। तो ये बने होते हैं कार्टिलेज के, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसे हिंदी में उपास्थि कहते हैं। अब ये जो कार्टिलेज होता है ये सॉफ्ट होता है, जबकि जो बोन होते हैं वो आपके हार्ड होते हैं। इस वजह से जो रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक्चुअली ये रिंग क्यों प्रेजेंट होता है, जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा विंड पाइप होता है
उसको सिकुड़ना भी रहता है थोड़ा और फैलना भी रहता है सांस लेते समय। तो ये रिंग जो इस पे प्रेजेंट होते हैं ये इनको ज़्यादा न सिकुड़ जाए या ज़्यादा न फैल जाए, तो उसको लिमिट करने के लिए लगे होते हैं, ठीक है। ज़्यादा फैलने भी नहीं देता और ज़्यादा सिकुड़ने भी नहीं देता। तो यहाँ पर जब ये फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, तो अगर ये हार्ड होता तो कैसे ऐसा हो पाता? इस वजह से ये कार्टिलेज का बना होता है, सॉफ्ट होता है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा था हमारे कानों में, उसमें भी कार्टिलेज ही था, यानी कि आपका उपास्थि था ना। ये कनेक्टिव टिश्यू दोनों के दोनों हैं, लेकिन उसमें जो कनेक्टिव टिश्यू था कान में वो भी कार्टिलेज का था, और यहाँ भी आपका क्या है, कार्टिलेज ही है, जो गले में रिंग्स प्रेजेंट है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो सबको पता है ये पास्कल होता है, और ये आपका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वहीं पर ये वर्क का यूनिट हो गया और न्यूटन फोर्स का हो गया। ये डाइन आप लोग जानिएगा, ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है। यानी ये फोर्स का सीजीएस यूनिट है। फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन। लेकिन एक न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है, राइट। ये सीजीएस यूनिट है फोर्स का। आगे है द शेप ऑफ द पाथ ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी मेटल के, वो जब ट्रेवल करते हैं तो वो कैसे ट्रेवल करते हैं ये आपको बताना है। तो वो ऐसे जिग जैग पाथ बनाते हुए ट्रेवल करते हैं, ठीक है, जिग जैग पाथ। लेकिन यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है जिग जैग, तो यहाँ पर जो बोर्ड ने आंसर दिया था वो दिया था कर्व, यानी वक्र, ठीक है। सो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है। आगे है द पीएच वैल्यू ऑफ एन इनर्ट सोल्यूशन इज। पर यहाँ पर इनर्ट देखिए नहीं है, मैं यहाँ पर लिखना भी मतलब निष्क्रिय था, वही यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं। ये इंग्लिश में सही लिखा गया था, इसको इनर्ट ना लिख करके यहाँ पर न्यूट्रल लिखा गया था, ठीक है। लेकिन हिंदी में निष्क्रिय ही लिखा गया था जो आंसर किया गया था उसमें, ठीक है। तो न्यूट्रल जो सोल्यूशन होता है सबको पता है 7 होता है पीएच वैल्यू, और इससे अगर कम हुआ तो एसिड हो गया और इससे ज्यादा हुआ तो बेस हो गया। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल कॉल्ड। तो जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अब हिंदी में पूछता तो आप आसानी से आंसर टिक कर देते कि जीवाश्म कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान। लेकिन हो सकता है आपको ये जीवाश्म विज्ञान हिंदी में ना लिख करके पैलियोंटोलॉजी लिख दे, इंग्लिश में ही लिख दे, ठीक है। यानी कि यही वर्ड हूबहू हिंदी में लिख दे, पैलियोंटोलॉजी। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग पैलियोंटोलॉजी कहते हैं, जो फॉसिल्स का स्टडी होता है, ठीक है, जीवाश्मों का अध्ययन। आगे है डैश एटम हैज द स्मॉलेस्ट साइज। तो कौन से मेटल का साइज सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा यहाँ पर हेलियम का होता है। ये देखिए कई जगह पे कई सारे लोग हाइड्रोजन बताते हैं, कई सारे लोग हेलियम बताते हैं, और ये लोग अपने आप को प्रूव भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे अगर कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट इसके पीछे का, तो जो हेलियम होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर 2 प्रोटॉन होते हैं इसके नाभिक में। तो ये 2+ यहाँ पर, 2- यहाँ पर, और जबकि हाइड्रोजन जो होता है एक ही प्रोटॉन इसके नाभिक में होता है और आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसको अट्रैक्ट करने का जो पावर है, ठीक है, ये कम अट्रैक्ट कर पाएगा इसके कंपेरिजन में, ये ज्यादा तेजी से इसको अट्रैक्ट कर पाएगा। और जो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा उसकी साइज ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से हीलियम का साइज सबसे छोटा होना चाहिए, जो कि सही है यहाँ पर भी। लेकिन कहीं कहीं पर इसको ऐसे भी प्रूव किया जाता है हाइड्रोजन छोटा है, तो कोई एक ही ऑप्शन आपको देगा एग्जाम में, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों दे देगा। तो अगर हाइड्रोजन दे तो हाइड्रोजन को टिक करिए, हेलियम दे तो हेलियम को। आगे है कि द स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट इन। तो ये किसमें सबसे फास्ट होता है साउंड की स्पीड। तो वैक्यूम में आपको पता है कि बिल्कुल भी नहीं स्पीड होता है, और उसके बाद सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, सॉलिड में, फिर गैस में, उसके बाद लिक्विड में। तो सॉलिड यहाँ पर स्टील है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कितना होता है, तो देखिए आप 3 आप टेम्परेचर पर याद रखिए, 0 डिग्री, 2 डिग्री सेंटीग्रेड और आपका एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एनसीईआरटी में ये गिवन है इस वजह से। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर पर सेकेंड, और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344 मीटर पर सेकेंड, और 25 पे 346 मीटर पर सेकेंड। ये साउंड की स्पीड होती है, राइट, सॉलिड में, और ये इतने टेम्परेचर पर। तो आप देख रहे हो कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, जो स्पीड है साउंड की वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे है कि द मास ऑफ 0.6 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया था, और ये बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था ग्रुप डी में, बट ये सरासर गलत है। क्वेश्चन भले ही सही हो लेकिन कोई भी आंसर इससे मैच नहीं करेगा, ठीक है। इस वजह से फिर मैंने इसको सही से टाइप किया, नाइट्रोजन अणु के 0.6 मोल का द्रव्यमान है, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि द मास ऑफ 0.6 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज। तो ये आप क्वेश्चन को देखिएगा, इससे अब अगर आप सॉल्व करोगे कि नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है N2, इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना हो जाएगा, ये 14 होता है नाइट्रोजन का, तो 2 इसके एटम है, तो टोटल 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल को।
1 मोल में भले ही हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 मोल इतने के बराबर है, इतना ग्राम इसका मास है नाइट्रोजन का। कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो, उसका जो भी एटॉमिक मास होता है कंबाइन करने पर वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमसे तो ये पूछा है 0.6 मोल का, तो अगर हम 0.6 मोल का पता करें तो सिंपली 28 से गुणा हो जाएगा। अगर 1 मोल में इतना है तो 0.6 मोल में इतना हो जाएगा, और इसको आप गुणा करोगे तो ये 16.8 ग्राम आ जाएगा, जो कि ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब क्वेश्चन हमारा ये वाला होता तब सही होता, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला। ये बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन दिया गया था वो गलत पूछा गया था। आप देख सकते हो कि कितना गलतियां बोर्ड ने करा था 2018 में। आगे है कि डैश इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का एक अपरूप इनमें से कौन नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर कि फ्लोरीन जो है आपका डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये आपके एलोट्रॉप हैं। इवन कोल भी आपका कार्बन का एलोट्रॉप है। बस दिक्कत इतना है, इनमें डिफरेंस इतना है कि ये प्योर एलोट्रॉप हैं, ठीक है, और ये आपका प्योर नहीं है। इस वजह से बोर्ड ने डी को ऑप्शन करेक्ट कर दिया था। तो ऐसा इसको पूछना भी तो चाहिए था कि कार्बन का एक प्योर एलोट्रॉप नहीं है, ठीक है, शुद्ध अपरूप नहीं है, तो आपका कोल हो जाता। बट खैर यहाँ पर डी थोड़ा सा अलग था, तो आप डिफरेंट देख लेते जो है वहीं आप टिक कर देते, ऐसा हो गया ये तो क्वेश्चन। तो कोल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि 12 वोल्ट की बैटरी में, यानी इन अ 12 वोल्ट बैटरी, रजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द 0.3 ओम रजिस्टर। तो ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्ट हैं, ठीक है, सीरीज में। एक आपका है 0.2 ओम, ये आपका है 0.3 ओम, एक आपका है 0.4, एक आपका है 0.5, और सीरीज मैंने आपको पैरेलल बता ही दिया है, ये आपका है 12 ओम। और ये कनेक्टेड है एक बैटरी से, ठीक है, एक बैटरी से कनेक्टेड है, और वो आपका है 12 वोल्ट का, ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी है। तो इसमें से करंट कितना फ्लो होगा आपको पता है, जब सीरीज में है तो करंट जो आई होगा हमारा ओम्स लॉ के थ्रू V/R, और ये 12 वोल्टेज है, रेजिस्टेंस आप सीरीज में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो जोड़ दोगे तो 2 3 5 4 9 5 14, यानी 12 प्लस 1.4 हो जाएगा, क्योंकि सब पॉइंट है ना। तो ये आपका हो गया 13.4। तो 13.4 आप कर दोगे तो हमारा करंट आ जाएगा, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 0.895 एम्पियर, ये आपका करंट आएगा। यहाँ से मतलब 0.895 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो अब सीरीज में जब करंट फ्लो होती है तब यही करंट हर जगह से फ्लो होगी, ठीक है, यहाँ भी ऐसे जाएगी और यहाँ से निकल करके वापस यहाँ पर आएगी। तो 0.3 ओम में हमसे पूछा था इस रजिस्टर में कितने करंट फ्लो रहा है, तो ये रहा आपका 0.3 ओम वाला रजिस्टर, तो इसमें भी तो यही करंट फ्लो रही है, सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सीरीज में करंट नहीं बदलता है, जब पैरेलल होता है ऐसे, ठीक है, कहीं पे पैरेलल हो जाता तब ये करंट जाता, तो इसको दो रास्ते नजर आते और ये करंट डिवाइड हो जाता, तो इसमें कुछ और जाता, इसमें कुछ और जाता। लेकिन सीरीज में कितने भी आप रजिस्टर लगा दो करंट सेम जाएगा, तो इतना एम्पियर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह क्या है, यानी फोकल लेंथ हमको +15 दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स है, या फिर प्लेन मिरर है। तो देखिए सीधी सी बात है, मैं कई बार से आपको बताते आ रहा हूँ कि ये आपका स्फेरिकल मिरर हो गया, ठीक है, और इसको यदि मैं ऐसे कट कर दूं ऐसे, और फिर यहाँ पर मैं इसके अंदर वाले पार्ट को क्या कर दूं, पेंट कर दूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसके बाहर वाले पार्ट को पेंट कर दूं, उभरे हुए पार्ट को। अब मैं यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दूं, तो ये देखिए सेंटर था ना इस सर्कल का, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ पर ये इसका फोकस हो गया ठीक इससे आधी दूरी पर, यानी ये पोल है तो, और यहाँ पर पोल है तो ठीक इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी दूरी पर यहाँ पर ये फोकस हो गया। तो ये जो मिरर दोनों बने हैं, ये आपका इस पे हो गया कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, और ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर। तो आप हमेशा ये बात गांठ बात दीजिए कि मिरर के सामने जितने भी ऑब्जेक्ट या इमेज जो भी है उनका जो डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, यानी इधर से आप जो डिस्टेंस मेजर करते हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका आप डिस्टेंस जो यू मेजर करोगे वो नेगेटिव होगा इस मिरर के सामने, और मिरर के पीछे जितने भी इमेज होते हैं या फिर जो भी इमेज बन रहा है उसका जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव आप लोगे। तो आप देख लो यहाँ पर ये जो कॉनकेव मिरर है, अगर आप इसके सामने देखो तो फोकस आपका फोकल लेंथ पड़ रहा है, और यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो इसके पीछे पड़ रहा है, तो पीछे वाला जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, और जहाँ पर इस मिरर के सामने ही पड़ जाए फोकल लेंथ वो नेगेटिव लिया जाता है। तो फोकल लेंथ यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका है, इस वाले मिरर का, यानी जिस मिरर के पीछे फोकस बन रहा है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर का बन रहा है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ये जो फोकस है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों पीछे बन रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो सर्कल बना था, क्योंकि ये जो दोनों मिरर है और कुछ नहीं बल्कि स्फेरिकल मिरर ही है,
तो इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर था वो यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहीं पर होगा और फोकस ठीक इसके आधे दूरी पर होगा, क्योंकि फोकस हमारा r/2 होता है। तो फोकस पॉजिटिव तो कॉन्वेक्स मिरर, फोकस नेगेटिव तो कॉन्केव मिरर। ये साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है कि द एनर्जी कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg लोकेटेड 6 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल विल बी। एनर्जी पूछ रहा है और ग्राउंड लेवल से 6 मीटर अबव, ठीक है। तो जब भी ऊंचाई की बात होती है तो मैंने आपको कई बार बताया कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो कितनी एनर्जी होगी यहाँ पर, mgh पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मास आपको गिवन है 10 और g आपको नहीं दिया गया है तो 9.8 आप लोगे और h आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 मीटर हाइट। तो 10 छक्का 60 हो गया और ये 9.8। जब आप इसको सॉल्व करोगे 6 8 48 6 9 54 4 58, एक जीरो है तो जीरो, लेकिन एक पॉइंट है तो पॉइंट, 588 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट वगैरह ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप गलत कर दोगे। 588 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3 kg per meter cube and density of copper is 8.9 into 10 to the power 3 kg per meter cube, then the relative density of copper will be। तो रिलेटिव डेंसिटी पिछले लेक्चर में डिस्कशन हुआ था, ये और कुछ नहीं बल्कि जिसका भी हमको डेंसिटी निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी, उसको आप क्या करो ऊपर लिख लो, यानी 8.9 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। ये कॉपर का हमको चाहिए रिलेटिव डेंसिटी, किसके रिलेटिव में, किसके सापेक्ष से चाहिए, तो वाटर के चाहिए, और वाटर का जो डेंसिटी है वो है 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। तो ये kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, 10 to the power 3, 10 to the power 3, ये सब कट जाएंगे। आपके सामने क्या बच रहा है, मात्र 8.9, ठीक है। तो 8.9 और इसका यूनिट कुछ नहीं होगा, ये यूनिट लेस होता है। जब भी कोई चीज़ रिलेटिव हो जाती है तो यूनिट लेस हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपली 8.9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो कॉपर का रिलेटिव डेंसिटी है वाटर के सापेक्ष वो आपका है 8.9। आगे है कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड डैश एंड डैश आर ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट। तो जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड से, जैसे सोडियम ऑक्साइड को अगर हम ले लें, इससे अगर कोई एसिड रिएक्ट कर रहा है तो इससे बनता है आपका एक तो सॉल्ट बन जाएगा NaCl प्लस वाटर, ठीक है। तो सॉल्ट और वाटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप बैलेंस कर लो। तो लवण और जल, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि द नंबर ऑफ डैश इन आइसोबार इज इक्वल टू। तो आइसोबार यानी संभारिक, हिंदी में तो आपको आसानी से दिख जाता है जिसके भार समान हो, यानी एटॉमिक मास जिसका क्या हो, समान हो, उसको हम आइसोबार कहते हैं। लेकिन एटॉमिक मास तो यहाँ पर आपको किसी ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पर इन्होंने न्यूक्लियस लिख दिया है और इसी को इन्होंने करेक्ट माना था, बी ऑप्शन। लेकिन इनको लिखना चाहिए था न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स बोले तो जो एलिमेंट होता है उसका जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनकी जो संख्या होती है, इनको अगर हम ऐड कर दे तो यही हमारा होता है मास नंबर, है कि नहीं। तो इससे हम मास नंबर, साथ ही साथ इसी को हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोर्ड का लिखा हुआ है, मेरा नहीं, इन्होंने न्यूक्लियस लिखा हुआ था और यही आंसर टिक किया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बट अगर टाइपिंग मिस्टेक कहीं पर होता है तो ये दिक्कत कर देता है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन। तो इनमें से किसके पास केवल मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है। तो मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था सदिश सदिश और काफी सारे एग्जांपल्स भी लिखे थे। तो यहाँ पर जो मोमेंटम है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क और फोर्स देखिए आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वर्क जो है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस जो है वो आपका क्या है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि केवल परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी मैग्नीट्यूड तो है इसमें कि इतना जूल, आपका 10 जूल आपने कार्य किया, लेकिन किस दिशा में ये जरूरी नहीं है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि टेस्टोस्टेरोन विच इज अ मेल सेक्स हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। तो टेस्टोस्टेरोन ये एक नर सेक्स हार्मोन है जो कि किससे संश्लेषित होता है, तो ये आपका बनता है कहाँ पर, टेस्टिकल्स में, वृषण में बनता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है, टेस्टिकल में। और यही एक हार्मोन है जो कि एक उम्र के बाद हमारे अंदर आ जाता है, ये हार्मोन बनने लगता है, और इसकी वजह से ही हमें देखोगे तो दाढ़ी मूछ आने लगता है, और साथ ही साथ हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है, भारी हो जाती है। जैसे बच्चों से लेकर के, जैसे जब आप जवान होने लगते हो तो आपकी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाती है, आपके शोल्डर्स वगैरह थोड़ा जटिल हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये, तो ये आपके वृषण यानी कि टेस्टिकल में प्रेजेंट होता है। आगे है कि इन प्लांट्स डैश हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स इन द अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज। तो पौधों में अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के साथ संचरण में कौन मदद करता है, तो ये वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन, जिसको लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं।
जो पौधों की पत्तियां होती है ना, पौधों की पत्तियां, इसमें कुछ इस तरीके का होता है स्टोमेटा, ठीक है। ये क्लोज होता है, फिर ये खुल जाता है। जब ये खुल जाता है तो यहाँ से जो पानी इनके अंदर होता है, जो पौधों में जो पानी होता है, वो वेपर बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो ये पानी आया कहाँ से इन पौधों में? इन पौधों में जो पानी आया वो जड़ों से आया, जमीन से आया, और कुछ मिनरल्स भी आए साथ में। लेकिन जब ये पत्तियों में आते हैं तो यहाँ पर ये स्टोमेटा से वेपर बन करके उड़ जाते हैं। तो पानी का यहाँ से आना, फिर वाष्प में बदल करके उड़ जाना, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, सॉरी ट्रांसपीरेशन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, राइट। आगे है द फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज। तो ये भी आपका महा इजी क्वेश्चन में हो गया, महा सरल सवाल है आपका। ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यानी वह बल जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधता है, इसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर एल्गी। इनमें से कौन सा एक यूनिसेलुलर एल्गी है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। आपको जो कठिन वाला है वो हमारे लिए छोड़ दिए, बट ये आप बताइएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है, या फिर आप अपना करेक्ट पहले बता करके फिर चेक करिएगा कि क्या मैंने सही बताया है या नहीं बताया है, ठीक है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। अब तक हम लोग 445 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आगे भी इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, बट मैं सोच रहा हूँ कि 500 तक पहले कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग जो एएलपी में पूछे गए क्वेश्चन है 2018 में, उनको भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।